नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी। उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। जल्दी से टॉपिक पे जुड़िएगा आप लोग। हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे यहाँ पर विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में। तो टॉपिक देखते हैं, विश्व के प्रमुख मरुस्थल। कल हमने कुछ मरुस्थल पढ़े थे, याद करिए। सारा मरुस्थल, कालारी मरुस्थल, नामीब के मरुस्थल के बारे में यहाँ पर हमने कुछ चर्चा की थी। सारा मरुस्थल के बारे में। सारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में बद्दू जनजाति निवास करती है। तिब्बत चट्टान है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कनारी की ठंडी जलधारा का योगदान रहता है, ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कनारी की ठंडी जलधारा के कारण इस मरुस्थलीय भाग का निर्माण हुआ है, पश्चिमी भाग के अंतर्गत। यहाँ पर है कालारी का मरुस्थल। कालारी का मरुस्थल है दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना देशों के अंतर्गत। बुशमैन जनजाति निवास करती है, उसके लिए प्रसिद्ध नाम कहलाता है कालाहारी का मरुस्थल। तो कालारी का मरुस्थल आता है, बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पर एक मरुस्थल है, नाम कहलाता है, इस मरुस्थल का नाम नामीब का मरुस्थल। नामीब का मरुस्थल है अंगोला, इधर देश है नामीबिया और ये देश कहलाता है दक्षिणी अफ्रीका। अंगोला, नामीबिया व दक्षिणी अफ्रीका देशों में फैला मरुस्थल है, नाम कहलाता है, अर्थात नामीब का मरुस्थल जनजाति निवास करती है, खोई जनजाति निवास करती है। मेरी बुक जल्दी आएगी, लॉकडाउन खुलते ही आ जाएगी। कई जने बुक के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। बिल्कुल लॉकडाउन खुलते ही, थोड़ा समय रुकते ही विश्व भूगोल पे, भारत के भूगोल पे पुस्तक आएगी। जरूर आप पढ़ना, बढ़िया से चित्र बनाकर ऐसे ही उसमें समझा रखा है, ठीक है। और साथ साथ उत्कर्ष के नोट्स पढ़ते रहिएगा आप, ई नोट्स वगैरह जो आपको मिलेंगे उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेगा। और संडे के दिन टेस्ट जरूर देना, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। संडे के दिन टेस्ट दीजिए। और उत्कर्ष में पढ़ते समय बहुत अच्छा लगा है आपको, बढ़िया लगा है तो 5 स्टार रेटिंग भी जरूर दीजिएगा उत्कर्ष ऐप को, और बढ़िया से कमेंट भी दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। तो बेंगोला के जलधारा है, वो नामीब के मरुस्थल के निर्माण में योगदान देती है। नामीब का मरुस्थल है अंगोला, बोत्सवाना व नामीबिया देशों में। बेंगोला की ठंडी जलधारा इसके निर्माण में योगदान देती है। तो 3 जनजातियां हो गई, ये नाम पूछे जाते, बहुत महत्वपूर्ण। सारा मरुस्थल में बद्दू, कालारी मरुस्थल में बुशमैन, नामीब के मरुस्थल में खोई जनजाति। ये तीनों बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बद्दू जनजाति, खोई जनजाति व बुशमैन जनजाति। एक जनजाति और आती है पिग्मी जनजाति, इससे अलग है थोड़ा हटकर। यहाँ पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है कोंगो या जायरे देश। यहाँ पर वन पाए जाते हैं, विषुवतीय वर्षा वन, इक्वेटोरियल रेनी फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को एक बार। तो कोंगो देश है, इसके अंदर वन पाए जाते हैं, विषुवतीय वर्षा वन, 0 डिग्री निकट है। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, नाम कहलाती है पिग्मी जनजाति। तो ये पिग्मी जनजाति का निवास स्थान है, अर्थात विषुवतीय वर्षा वन का क्षेत्र या देश का नाम कहे तो कोंगो देश के नाम से। तो प्रसिद्ध है यहाँ पर जनजाति के नाम कुछ। कोंगो देश के अंतर्गत पिग्मी जनजाति, सारा मरुस्थल में बद्दू जनजाति, नामीब मरुस्थल में खोई और कालारी के बुशमैन। ये सारी बातें इसमें महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, हम लोगों ने जो चर्चा की थी इसी के अंतर्गत कच्चा चिट्टा बनाया था। यहाँ चट्टान है, तिब्बत थी, ये बातें हमने लिख डाली थी सारा मरुस्थल में, और कालारी मरुस्थल, और हमने देखा था नामीब का मरुस्थल। यहाँ पर हमने इन सारे मरुस्थलों के बारे में देखा है। मैं केवल उत्कर्ष में ही पढ़ाता हूँ, यहीं पर ही, और कहीं नहीं पढ़ाता हूँ। उत्कर्ष में ही आपका स्वागत है, और उत्कर्ष में अच्छे से एंजॉय से पढ़िएगा, बढ़िया है। अब अगला मरुस्थल है, मरुस्थल का नाम कहलाता है, यहाँ पर देखिए, नामीब के बाद अटाकामा और पैटागोनिया का मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल और पैटागोनिया का मरुस्थल, ठीक है। अटाकामा मरुस्थल, पैटागोनिया का मरुस्थल। आते हैं यहाँ पर, देखिए, यहाँ पर एक महाद्वीप है, महाद्वीप का नाम कहलाता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के नाम से। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत मरुस्थल है, मरुस्थल का नाम कहलाता है अटाकामा और पैटागोनिया का मरुस्थल। तो यहाँ पर इनकी लोकेशन देखिएगा। चिली देश के उत्तरी भाग में यहाँ पर एक मरुस्थलीय भाग है, नाम कहलाता है अटाकामा मरुस्थल। और यहाँ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इधर की ओर एक मरुस्थल है, मरुस्थल का नाम कहलाता है पैटागोनिया का मरुस्थल के नाम से। तो 2 मरुस्थल है यहाँ पर, और इधर एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम कहलाता है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत के इधर की ओर पश्चिम दिशा में नाम कहलाता है अटाकामा का मरुस्थल। नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, मरुस्थल का नाम है अटाकामा
मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल है चिली देश के अंतर्गत, ये पतले से पट्टी के रूप में देश से देश का नाम कहलाता है चिली, और यहाँ पर एक मरुस्थल है, इस मरुस्थल का नाम कहलाता है पैटागोनिया का मरुस्थल। पैटागोनिया का मरुस्थल। पैटागोनिया का मरुस्थल। यहां पर एक ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, हमने पढ़ा था, याद करिए, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। जलधारा का नाम कहलाता है पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा। पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा इस अटाकामा मरुस्थल के निर्माण में सहायक है। यहां पर ये जो देश है, देश का नाम कहलाता है, यहां पर देश है, देश का नाम कहलाता है पेरू देश। पेरू देश। हम्बोल्ट थे जर्मनी देश के विद्वान थे, उनका नाम कहलाता है हम्बोल्ट। इन्होंने ही विश्व में सबसे पहली बार पनामा नहर बनाने का सुझाव दिया था। पढ़ा था हमने नहर विश्व के, पनामा नहर। पनामा नहर बनाने का सुझाव इन्होंने दिया था, हम्बोल्ट विद्वान ने, पहली बार दुनिया भर में। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखिएगा। तो भारत के भूगोल की आप किताब पढ़ लीजिएगा अभी। अब भारत का भूगोल आता है खुल्लर, भारत का भूगोल खुल्लर राइटर की किताब बढ़िया है। और एक किताब और आती है भारत का भूगोल माजिद हुसैन। दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हो, एज इक्वल, दोनों ही अच्छी है। भारत का भूगोल खुल्लर और भारत का भूगोल माजिद हुसैन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, तो हिंदी मीडियम में भी अच्छी है, इंग्लिश मीडियम में बढ़िया किताब है। इंडिया में सबसे बढ़िया किताब मानी जाती है भारत के भूगोल पे माजिद हुसैन और दूसरी खुल्लर की। तो कोई भी आप पढ़ सकते हैं भारत के भूगोल में, ठीक है। पेरू देश। पेरू देश के निकट से जलधारा प्रवाहित क्या होती है, नाम कहलाते हैं पेरू की ठंडी जलधारा। अटाकामा मरुस्थल, देश का नाम कहलाता है, यहां पर लिख रहा हूं आपके सामने, चिली देश। चिली देश के अंतर्गत मरुस्थल स्थित है, मरुस्थल का नाम कहलाता है अटाकामा मरुस्थल। इस मरुस्थल के निर्माण में पेरू या हम्बोल्ट के ठंडी जलधारा का योगदान है। यह मरुस्थल नाइट्रेट के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। नाइट्रेट के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, तो नाम कहलाता है, नाइट्रेट एक खनिज होता है जिससे उर्वरक का निर्माण किया जाता है। तो उर्वरक के निर्माण के लिए यहाँ पर निकलता है उसका, तो नाम कहलाता है नाइट्रेट के नाम से। तो नाइट्रेट का खनन किया जाता है, इसके लिए प्रसिद्ध मरुस्थल है। इसी मरुस्थल के अंतर्गत विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान, ड्राइएस्ट प्लेस, एक होता है गर्म और एक होता है शुष्क। शुष्क का तात्पर्य जहाँ पर नमी बहुत ही कम होती है, वो स्थान कहलाता है शुष्क के नाम से जाना जाता है। तो नमी बहुत ही कम होती है तो वो स्थान कहलाता है शुष्क, ड्राई। तो विश्व का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस कहा जाता है, वो इसी मरुस्थल के अंतर्गत है, उसका नाम कहलाता है अरिका के नाम से जाना जाता है, अरिका। तो विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान अरिका इसी मरुस्थल में स्थित है। नाइट्रेट के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। चिली देश में और पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा इस मरुस्थल के निर्माण में योगदान देती है। मरुस्थल का नाम कहलाता है अटाकामा मरुस्थल। पैटागोनिया मरुस्थल। पैटागोनिया मरुस्थल है वो अर्जेंटीना देश में स्थित है। अर्जेंटीना देश में स्थित मरुस्थल का नाम कहलाता है पैटागोनिया मरुस्थल के नाम से। और यहाँ एक ऊंट प्रजाति का जंतु पाया जाता है, नाम कहलाता है लामा। ऊंट से छोटे आकार का होता है, यहाँ पर ऊंट की प्रजाति का ऊंट जैसा ही जंतु है, उसका नाम कहलाता है लामा। लामा पाया जाता है, इसके लिए मरुस्थल प्रसिद्ध है। तो ऊंट प्रजाति के जंतु लामा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध मरुस्थल है। मरुस्थल का नाम कहलाता है पैटागोनिया का मरुस्थल। देश का नाम अर्जेंटीना, महाद्वीप का नाम कहलाता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के नाम से। कोई दिक्कत यहाँ पर? ये सारे बिंदु मैंने चर्चा किए यहाँ पर। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थल, महाद्वीप का नाम है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो पहला मरुस्थल यहां पर अटाकामा, अगला पढ़ेंगे पैटागोनिया का मरुस्थल। तो लिख डालते हैं यहां पर अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल। यह मरुस्थल
चिली देश में स्थित है। देश का नाम कहलाता है चिली। पतली सी पट्टी के रूप में देश है, देश का नाम कहलाता है चिली के बारे में। यह मरुस्थल चिली देश में स्थित है। रही बात, देखिए आप में से एक जन ने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, सर हमें ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट जीके कैसे तैयार करेंगे। तो करंट जीके में आपका जब कोर्स कंप्लीट होने लगेगा, सारा पिछले 6-8 महीने 10 महीने का करंट मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। सारा जितना भी करंट बनता है ज्योग्राफी का, सारा मैं आपको बढ़िया से समझाऊंगा। अभी आने दीजिए, जो भी तूफान आना है, यास ताउत है, जो भी आना है आने दीजिए। ज्वालामुखी जहाँ फटना है वहाँ फटने दीजिए। मैं एक साथ ही आपको सारी बातें चित्र के रूप में बनाकर दर्शा दूंगा। ज्योग्राफी का सारा करंट मैं आपको यहाँ पर दर्शाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। वर्ल्ड ज्योग्राफी होते ही आपको सारा करंट जीके वो एक साथ मैं आपको दर्शा दूंगा, ठीक है। तो करंट की भी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं। ज्योग्राफी का जो करंट होगा वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, संगठनों की बैठकें भी हुई है, अभी कोई बैठकें होने वाली है या हो गई है। सारी करंट जीके मतलब सब कुछ ज्योग्राफी का, सारा ज्योग्राफी का करंट आपके सामने ले आऊंगा। बस धैर्य रखिए, जो नहीं पढ़ा है उसकी चिंता नहीं करना, जो पढ़ा है उसको जरा अच्छे से याद कर लीजिए। वो चिंता आपको करनी है, वो चिंता आप करिए। जो पढ़ लिया उससे बढ़िया से याद कर लो। करंट जीके सारा मैं आपको एक साथ दर्शाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। यह मरुस्थल नाइट्रेट के भंडारों हेतु प्रसिद्ध है। नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं, उससे बनता है उर्वरक का निर्माण किया जाता है, नाम कहलाता है नाइट्रेट के भंडारों हेतु प्रसिद्ध है। यह मरुस्थल चिली देश में स्थित है, नाइट्रेट के भंडारों हेतु प्रसिद्ध है। इससे ज्यादा जीव ज्योग्राफी में मरुस्थलों में नहीं आएगा। कौन सी जलधारा का निर्माण है, क्या पाया जाता है, क्या है, वो सारा मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। रेखा जी ने बहुत बढ़िया बात की, सर मैं आपसे पढ़ने के बाद लगता है मैं भी टीचर बन सकती हूँ। बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकते, जरूर। सब में क्षमता है, सब अपने ऊपर विश्वास रखिए। आप आईएएस आरएस सब कुछ बन सकते हो, अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, वो जरूर बन सकता है। नाइट्रेट के भंडारों हेतु प्रसिद्ध है। अगला बिंदु, इस मरुस्थल में विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान अरिका स्थित है। तो मरुस्थल चिली देश में, तो अरिका भी कहां पर होगा, चिली देश में। विश्व का सबसे शुष्कतम ड्राइएस्ट प्लेस है, वो कहलाता है अरिका के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, इंडियन ज्योग्राफी भी मैं ही कराऊंगा और कंप्लीट भी कराऊंगा। धैर्य रखना, विश्वास रखिए और पढ़ते चले जाइए। बस आप लोग आगे की चिंता बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वर्तमान की चिंता कम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी की चिंता करिए, जो पढ़ना है उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊँ तो ये मत कहिए सर भारत विश्व के भूगोल में टॉपिक रह गए, करवा दीजिए। पहले एक बार कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद ही इंडियन ज्योग्राफी पर आऊँगा, ठीक है। शुष्कतम स्थान अरिका स्थित है। इस मरुस्थल में विश्व का शुष्कतम स्थान अरिका स्थित है। और इस मरुस्थल के निर्माण में किस जलधारा का योगदान है, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा का योगदान है। अगला हम लिख रहे हैं यहां पर, अटाकामा मरुस्थल के निर्माण में अटाकामा मरुस्थल के निर्माण में पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा का योगदान है, ठीक है।
तो मरुस्थल का नाम कहलाता है अटाकामा मरुस्थल। देखिए अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? चिली देश में। और चिली देश किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर मैं एक नोट लगाकर बात लिख रहा हूं। चिली देश में अटाकामा मरुस्थल, तो चिली के बारे में एक दो तथ्य लिखा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अक्सर एग्जामों में आते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का चिली देश, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का चिली देश तांबे के खनन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। तांबे के खनन हेतु विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। अगला मुझे बताइएगा, एक बात आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, चिली देश में खान है, तांबे की खनन की जाती है, तांबे के खनन के लिए माइन है वहां पर प्रसिद्ध, उस माइन का नाम क्या है? मुझे जरा बताएं, किसी को मालूम है? बोलिए, ये बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण खान है विश्व की, जो तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है और अनेकों बार एग्जामों में वो खान का नाम पूछ चुके हैं। तो चिली देश की वो कौन सी तांबे की खान है जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है? चिली देश की यहां पर वो नाम छोड़ रहा हूं, चिली देश की डैश खान विश्व स्तर पर तांबे के खनन हेतु प्रसिद्ध है। ये नाम बहुत बार आता है। जीके का आपने नॉलेज बताइए, कौन सी खान है जो कि तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध कहलाती है? बिल्कुल सही कहा, कई जनों ने आंसर सही दिया है। नाम खान का नाम कहलाता है चुकी का माता। बिल्कुल सही कहा, चुकी का माता खान। ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चिली देश की चुकी का माता खान विश्व स्तर पर तांबे के खनन हेतु प्रसिद्ध है। ये कोई माता का नाम नहीं है, खान का नाम है चुकी का माता। तांबे के खनन हेतु प्रसिद्ध माइन है, दुनिया भर में मानी जाती है प्रसिद्ध। ये नाम कई बार एग्जाम में आता है। चुकी का माता खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। कौन से देश में? चिली देश के अंतर्गत स्थित है। कल का वीडियो है, पुराना वीडियो नहीं आ रहा, रिफ्रेश करिए, आ जाएगा। और हो सकता है एक आध दिन की देरी हो तो कल तक आपको मिल जाएगा। आप तो लाइव सुनिए, आपको वीडियो की जरूरत ही नहीं ज्यादा, लाइव सुनिए, सबसे बढ़िया है। तो खान का नाम कहलाता है चुकी का माता खान और तांबे खनन हेतु देश प्रसिद्ध है, तांबे के खनन हेतु। ये लाइन यहां पर महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। और माइन का नाम भी चुकी का माता खान। यहां पर हमने पढ़ा पैटागोनिया मरुस्थल, ऊंट प्रजाति का जंतु पाया जाता है, नाम कहलाता है लामा के नाम से जाना जाता है। यहीं पर आपको लिखवा रहा हूं, इसका वर्णन देखिए। यह मरुस्थल, यह मतलब पैटागोनिया मरुस्थल, पैटागोनिया मरुस्थल, यह मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना देश में स्थित है। अर्जेंटीना देश में स्थित है। अगला बिंदु, यहां ऊंट प्रजाति का जंतु ऊंट प्रजाति का जंतु लामा पाया जाता है।
लामा जंतु के लिए प्रसिद्ध है, जंतु का नाम कहलाता है, अर्थात जंतु का नाम है लामा, मरुस्थल का नाम है पैटागोनिया का मरुस्थल के नाम से। कल नहीं देख पाए कोई बात नहीं, आगे दिख जाएगा आपको, उस समय वीडियो लोड कर देंगे। कई बार टेक्निकल दिक्कत कारण नहीं हो पाता है, लेकिन हो जाएगा, या आप भी रिप्रेस करके देखें, उसमें सही हो जाएगा। तो ये मरुस्थल का नाम कहलाता है अटाकामा मरुस्थल। इस मरुस्थल का नाम है पैटागोनिया का मरुस्थल। एक माइन के बारे में देखा था, माइन का नाम कहलाता है चुकी का माता खान के नाम से, ठीक है। लाइब्रेरी में सेव रहती है क्लास से, आप रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश करेंगे आपको क्लास दिख जाएगी, ठीक है। यहां जल संधि हमने पढ़ा था, मैगेलन जल संधि है, यहां हमने जल संधि पढ़ा था। आप में जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो देखिए, जल संधि का नाम क्या है, मैगेलन जल संधि। यहां पर जल संधि पढ़ी थी हमने, मैगेलन जल संधि। दक्षिणी अमेरिका की मुख्य भूमि को तिएरा डेल फ्यूगो द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। इस जल संधि का नाम कहलाता है मैगेलन जल संधि। या द्वीप है, द्वीप का नाम कहलाता है तिएरा डेल फ्यूगो द्वीप के नाम से। हो गया चित्र, और वर्णन यहां पर पैटागोनिया का मरुस्थल। देखिए, मैं कोई भी यहां पर निश्चित तारीख या निश्चित बात आपको नहीं कह सकता कि 17 अगस्त या 12 अगस्त या अगस्त के दिन कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा मैं आपको नहीं कह सकता। लेकिन मैं यहां पर आपको डिटेल ही टॉपिक करवाऊंगा, बढ़िया से समझाऊंगा, और पूरा टॉपिक चित्र बनाकर सारे समझाऊंगा। जो भी समय लगे ये मैं आपको नहीं कह सकता, समय लगेगा, खूब सारा लगेगा। अभी तो जून चल रहा है, जुलाई और अगस्त 2 महीने अभी तो है, उसमें 2 महीने बाद की अभी चिंता आप क्यों कर रहे हैं, आराम से पढ़िए। यहां पर अगला आते हैं मरुस्थल के बारे में देखते हैं। तो 2 मरुस्थल देखे हमने, अटाकामा और पैटागोनिया। अगला है थारका मरुस्थल। थारका मरुस्थल कहां आता है, भारत के अंतर्गत, भारत और पाकिस्तान देशों में फैला है। अगला मरुस्थल का नाम है थारका मरुस्थल। यहां पर देखिए एक मरुस्थल है, मरुस्थल का नाम कहलाता है थारका मरुस्थल। थारका मरुस्थल है वो है भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के अंतर्गत फैला है, भारत में भी और पाकिस्तान में। भारत और पाकिस्तान में फैला मरुस्थल नाम कहलाता है थारका मरुस्थल। यह विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। बायोडाइवर्सिटी, जीव जंतुओं की जितनी प्रजाति इस मरुस्थल में पाई जाती है, विश्व के और किसी भी भाग में नहीं पाई जाती है। तो विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कहलाता है। तो विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला, जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व जितना इस मरुस्थल में विश्व के और किसी भी मरुस्थल में नहीं पाया जाता है। तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला, भारत और पाकिस्तान दोनों में फैला है। और यह मरुस्थल अर्ग, रेग व हम्माद, अर्ग मतलब पड़ा था रेतीला, रेग मतलब पड़ा था रेतीला और पथरीला कंकड़ पत्थर, और हम्माद मतलब पड़ा था रेतीला और चट्टानी, बड़ी बड़ी चट्टानें, सभी तरह की अर्थात यहाँ पर विशेषताएं नाम कहलाती है, अर्थात थारके मरुस्थल के नाम से। देखिए, मेरा ये जो कोर्स पढ़ा रहा हूँ, ये कोर्स आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, ये आरएस में कवर होगा, आईएएस में कवर होगा, फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता है उसमें कवर होगा, यूपीपीसीएस वाले, एमपीपीसीएस वाले, एसआई में, अनेक सारे एग्जामों में कवर होगा। टॉपिक है हमारे जो भी पढ़ रहे हैं सारे बड़े बड़े लगभग सारे एग्जामों में ये कवर होता है। तो अच्छे से पढ़ना, मनोयोग से, बढ़िया से ध्यान लगाकर। तो मरुस्थल का नाम है, अगला मैंने बताया थारका मरुस्थल। नोट कर डालते हैं इसको भी, थारके मरुस्थल को। थारका मरुस्थल। यह मरुस्थल भारत व पाकिस्तान देशों में,
हाँ बिल्कुल, यूपी टीजीटी में भी ये टॉपिक है, कवर होगा, उसमें भी सवाल पूछे जाते हैं। मैंने देखें, यह मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में फैला है। यह मरुस्थल अर्ग, रेग व हम्माद तीनों प्रकार का है। यह मरुस्थल अर्ग, रेग व हम्माद तीनों प्रकार का है। तीनों प्रकार का है। यह विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यह विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यहां तक नोट करिए, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता जितनी इस मरुस्थल में पाई जाती है विश्व के और किसी भी भाग में नहीं है। यह टॉपिक भी हम लोग पढ़ेंगे, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, बहुत डिटेल से कम 10-12 घंटे मेरा टॉपिक चलेगा, भारत में भी और विश्व स्तर में भी। जैव विविधता के बारे में भी हम अगले अध्याय में वर्णन चर्चा करेंगे। यह विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। नोट हो गया यहां तक? हाँ, नेट के लिए भी उपयोगी है, नेट एग्जाम वगैरह के लिए भी उपयोगी है, बिल्कुल टॉपिक है उसमें भी है। यह विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। नोट कर लीजिए यहां तक। अगला, यह विश्व का सर्वाधिक घना बसा हुआ मरुस्थल है। यह विश्व का सर्वाधिक घना बसा हुआ मरुस्थल है। सबसे सर्वाधिक घना बसा हुआ मरुस्थल है, मरुस्थल का नाम कहलाता है थार के मरुस्थल के नाम से। देखिए, भारत में फैला है गुजरात, राजस्थान और फैला है पंजाब और हरियाणा। इन 4 राज्यों के अंतर्गत मरुस्थल आता है, नाम कहलाता है थार का मरुस्थल। भारत, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, यहां पर मरुस्थल है, मरुस्थल का नाम कहलाता है थार का मरुस्थल, भारत के अंतर्गत। यह मरुस्थल भारत में गुजरात, राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्यों में फैला है। मरुस्थल का सबसे प्रमुख जंतु कौन सा होता है, कहलाता है, नाम कहलाता है उसका ऊंट प्रजाति। ऊंट का जंतु होता है वो सबसे प्रसिद्ध होता है, तो ऊंट तो यहां पर पाया जाता है। भारत में एक ऐसा ऊंट की प्रजाति है जो कि अर्थात 2 कुबड़ वाला ऊंट। ऊंट के सामान्यतः 1 कुबड़ होता है, लेकिन 2 कुबड़ वाला ऊंट भी भारत में पाया जाता है, जिसके 2 कुबड़ होते हैं ऐसे। ये दुनिया भर में केवल एक ही स्थान पर है, भारत के अंतर्गत, और भारत में वो स्थान कहलाता है लद्दाख के अंतर्गत। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में एक स्थान है नुब्रा घाटी, वहां 2 कुबड़ वाला ऊंट पाया जाता है, तो वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 2 कुबड़ वाले ऊंटों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध मरुस्थल है, प्रसिद्ध क्षेत्र है, सॉरी, नाम कहलाता है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का नुब्रा घाटी क्षेत्र दुनिया भर में प्रसिद्ध माना जाता है 2 कुबड़ वाले ऊंटों के लिए। तो जल संध्या टॉपिक तो करवा दिया था मैंने आपको, कई जने कमेंट लिख के भेज रहे हैं।
जल संधियां टॉपिक मेरे ख्याल से कवर करा दिया था मैंने आपको, विश्व की प्रमुख जल संधियां टॉपिक करवाया था या नहीं, बताइए। यहां पर एक नोट लगाकर बात लिख रहा हूं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की नुब्रा घाटी। जो लोग बाद में कोर्स में जुड़े होंगे शायद उनको पता नहीं होगा, मैंने जल संधिया टॉपिक करा दिया। ये तो एक चक्र की तरह टॉपिक चलता रहेगा, अगली बार जब बैच होगा तो उसमें जल संधिया टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की नुब्रा घाटी 2 कुबड़ वाले ऊंटों के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। ये टॉपिक आईएएस प्री, आरएस प्री, यूपी टीजीटी कई बार एग्जामों में प्रश्न पूछा जा सका है। नुब्रा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नुब्रा घाटी प्रसिद्ध है, वो कहलाती है 2 कुबड़ वाले ऊंटों के लिए। 2 कुबड़ वाले ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है, नाम कहलाती है नुब्रा घाटी के नाम से जानी जाती है। तो 2 कुबड़ वाले ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है, नाम कहलाती है नुब्रा घाटी। जैव विविधता टॉपिक मैंने कहा अलग से पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत सारा डिटेल से आएगा बिंदु, सारे टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। तो स्थान का नाम कहलाता है नुब्रा घाटी, 2 कुबड़ वाले ऊंटों के लिए प्रसिद्ध। नुब्रा घाटी और 2 कुबड़ वाले ऊंटों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध माना जाता है। तो मरुस्थल का नाम हमने पढ़ा था अलग से अभी। मरुस्थल का नाम है थार का मरुस्थल। अर्घ, रेग व अम्माद भारत में इन 4 राज्यों में पाया जाता है। विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल है। यहां पर हमने पढ़ा था अर्घ, रेग व अम्माद प्रकार का है। जैव विविधता वाला, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल यह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैला है। नाम कहलाता है थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। सर अर्घ, रेग और क्या होते हैं लिखवा दो। मैंने कल लिखवाया था, याद करिए। अर्घ, रेग व अम्माद किसे कहा जाता है, मैंने कल आपको यहां पर लिखवा दिया था। अर्घ मतलब ऐसा मरुस्थल जो रेतीला हो, रेग का मतलब रेतीला और पथरीला हो, और अम्माद मतलब रेतीला और चट्टानी हो। रेतीला, पथरीला, कंकड़ पत्थर और ये बड़ी बड़ी चट्टानी हो तो नाम कहलाती है रेतीला और चट्टानी होता है, हम्माद मरुस्थल कहा जाता है। तो मरुस्थल का नाम कहलाता है थार के मरुस्थल के नाम से। नोट कर लिया। और एक महत्वपूर्ण शब्द आया, मरुस्थल का नाम कहलाता है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला नहीं कह सकते, ज्यादा वाला महत्वपूर्ण होता है। कम तो कहीं पर भी हो सकता है किसी क्षेत्र में, ज्यादा वाला महत्वपूर्ण है। यहां पर कम वाला मेरे को ना तो मालूम ना उसमें हमें जानने लायक बात महत्वपूर्ण है, ठीक है। ज्यादा वाला आपको याद रखना है, वो कहलाता है थार का मरुस्थल। लद्दाख केंद्र प्रदेश की नुब्रा घाटी 2 कुबड़ वाले ऊंटों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। स्थान का 2 कुबड़ वाले ऊंटों के लिए, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला था हमारा चार्ट में, याद करिए, गोबी का मरुस्थल। अगला मरुस्थल नाम कहलाता है गोबी का मरुस्थल। थार मरुस्थल को बताएं तो भारत और पाकिस्तान, इसमें अब क्या दर्शाना बताइए, बिल्कुल सरल है। गोबी का मरुस्थल और चित्र में दर्शाया भी था, देख के पुनः दर्शा दूंगा। गोबी का मरुस्थल और थार का मरुस्थल विश्व नक्शे में मैंने आपको दर्शाया था। भारत और पाकिस्तान में आता है थार का मरुस्थल। यहां पर एक मरुस्थल है, नाम कहलाता है गोबी का मरुस्थल। मंगोलिया व चीन देश में फैला मरुस्थल है, नाम कहलाता है गोबी का मरुस्थल। इसकी खास बात यह है, रूस देश से आने वाली ठंडी हवाएं, रूस देश से जो आती है, ये रूस का क्षेत्र कहलाता है। इतना ये जो क्षेत्र इसका नाम कहलाता है साइबेरिया क्षेत्र, ये कहलाता है साइबेरिया। रूस के इस क्षेत्र का नाम है साइबेरिया क्षेत्र। रूस का साइबेरिया अत्यधिक बर्फीला क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है। इस ठंडे क्षेत्र से जलधारा अर्थात हवाएं चलती है बड़ी तीव्रता से। इस ठंडे मरुस्थल से हवाएं आती है, ठंडी हवाएं, कई बार इतनी ठंडी हवाएं आती है यहाँ पर कि इस मरुस्थल के ऊपर बर्फ जम जाती है। तो अर्थात एक ठंडा मरुस्थल है। तो गोबी का मरुस्थल मंगोलिया और चीन देश में फैला एक ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में साइबेरिया क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं से प्रभावित रहता है।
कई बार मरुस्थल के ऊपर क्या होता है, बर्फ भी जम जाती है, तो ठंडे मरुस्थल का उदाहरण कहेंगे गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल है वो अर्थात प्रसिद्ध है मंगोल जाति के लोगों के निवास के लिए। मंगोल जाति के लोग भी यहाँ पर निवास करते हैं, तो मंगोल जाति का मूल रूप से कहीं निवास स्थान है, नाम कहलाता है गोबी का मरुस्थल। और यहाँ पर एक भालू की प्रजाति पाई जाती है जिसे कहा जाता है मजालई के नाम से जानी जाती है। तो मजालई नाम की भालू की प्रजाति यहाँ पर निवास करती है, उसके लिए भी प्रसिद्ध है मरुस्थल, नाम कहलाता है गोबी के मरुस्थल के नाम से। ठंडे मरुस्थल का उदाहरण कहलाता है, यह क्षेत्र कहलाएगा रूस का साइबेरिया, ठंडी हवाओं से प्रभावित होता है, नाम कहलाता है गोबी का मरुस्थल। बातें समझ में आ रही है नहीं, बताइए मुझे जल्दी से जरा, बातें समझ में आ रही है नहीं, बताइए। गोबी का मरुस्थल, यह मरुस्थल एशिया महाद्वीप के यह मरुस्थल एशिया महाद्वीप के एशिया महाद्वीपों के मंगोलिया व चीन देश में स्थित है। हाँ, जलमार्ग टॉपिक भी पढ़ाऊंगा नरेंद्र जी, आप जो पूछ रहे हैं बिल्कुल जरूर पढ़ाऊंगा, समय आने दीजिए। विश्व के प्रमुख जलमार्ग भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। यह मरुस्थल एशिया महाद्वीप के मंगोलिया व चीन देश में स्थित है। यह मरुस्थल रूस देश के रूस देश के साइबेरिया क्षेत्र से आने वाली ठंडी, यहां तक नोट करिए, यह मरुस्थल रूस देश के साइबेरिया क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं से प्रभावित रहता है, यहां तक नोट करिए। फिर आगे लिखवाता हूं, यह मरुस्थल रूस देश के साइबेरिया क्षेत्र से आने वाली ठंडी, रूस देश के साइबेरिया क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं से, रूस देश के साइबेरिया क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं से प्रभावित रहता है। ठंडी हवाओं से प्रभावित रहता है। अतः यह एक ठंडा मरुस्थल है। यह मरुस्थल मंगोल जाति के लोगों का निवास स्थान है। मंगोल जाति के लोगों का निवास स्थान है, मरुस्थल कहलाता है मंगोलिया, अर्थात मंगोलिया देश में पहला गोबी का मरुस्थल।
यहां भालू की प्रजाति मजालाई निवास करती है। यहां भालू की प्रजाति मजालाई निवास करती है। इसके लिए भी प्रसिद्ध है, मरुस्थल का नाम कहलाता है मंगोलिया देश का गोबी का मरुस्थल के नाम से। ठंडा मरुस्थल है, अर्थात साइबेरिया क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं से प्रभावित रहता है। रोचा जी पूछ रहे सर, पाकिस्तान में थार के मरुस्थल का विस्तार कहां पर है? पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत में। हमें याद करने की आवश्यकता नहीं वो, वैसे फिर भी आपको बता दे रहा हूं, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत में फैला है। ये हमारे एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जानकारी कई बार जानना बहुत अच्छा होता है, एग्जाम के लिए जरूरी नहीं होता, तो एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, फिर भी आपको बता दे रहा हूं, पाकिस्तान के पंजाब व सिंध प्रांत के अंतर्गत फैला है। ठीक है, तो मरुस्थल का नाम देखा हमने, गोबी का मरुस्थल। यहां पर हो गया नोट। यहां पर भालू की प्रजाति मजालाई निवास करती है। भालू की एक विशेष प्रजाति है, प्रजाति का नाम कहलाता है मजालाई, और ये मंगोल जाति के लोगों का निवास स्थान है। हो गया। यहां हमने देखा गोबी के मरुस्थल के बारे में। गोबी का मरुस्थल में सबसे खास बात है, याद रखनी है, ठंडा मरुस्थल है, साइबेरिया क्षेत्र से आने वाले ठंडी हवाओं से प्रभावित रहता है। मजालाई भालू की प्रजाति निवास करती है, और अर्थात मंगोल लोगों का निवास स्थान है। मरुस्थल का नाम कहलाता है गोबी के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगले मरुस्थल देखिएगा, दो नाम है यहां पर, काराकुम मरुस्थल और किजिलकुम मरुस्थल के नाम से। काराकुम और किजिलकुम दो मरुस्थल है यहां पर। अगले नाम देखिए, काराकुम और किजिलकुम मरुस्थल। 8 और 9वें स्थान पर जो लिख रखा है, काराकुम मरुस्थल और किजिलकुम मरुस्थल, इनके बारे में चर्चा करते हैं। कहां पर है देखिए, एशिया महाद्वीप के मरुस्थल है काराकुम और किजिलकुम मरुस्थल। बड़े मैप में देखते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर दो मरुस्थल है। इधर हमने पढ़ा था कैस्पियन सागर, इसके बिल्कुल पास में यहां पर मरुस्थल है। मरुस्थल का नाम कहलाता है काराकुम, और इधर कहलाता है किजिलकुम मरुस्थल। काराकुम व किजिलकुम मरुस्थल, मरुस्थल प्रसिद्ध है। तो इनके बारे में चित्र बनाता हूं। यहां पर कच्चा चिट्टा जैसा देखिए, एशिया महाद्वीप में ही है। यहां पर हमने पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ? ये हमने पढ़ा था, याद करिए। ये यहां पर पढ़ा था, याद करिए, कैस्पियन सागर के नाम से। कैस्पियन सागर के बिल्कुल पास में मरुस्थल काराकुम, और इधर की ओर है किजिलकुम मरुस्थल। इनका मैं चित्र आपके सामने बना रहा हूं, कच्चा चिट्टा बना रहा हूं, एशिया महाद्वीप का ही है। तो जरा देखिएगा काराकुम और किजिलकुम मरुस्थलों के बारे में। यहां पर हमने एक लेक पढ़ी थी, झील पढ़ी थी, याद करिए। झील का नाम ऐसा कुछ था, कैस्पियन सागर के नाम से। कैस्पियन सागर, या बेसिकली क्या है, झील है, बड़े आकार की, तो नाम पड़ गया कैस्पियन सागर या झील के नाम से। ऐसे कुछ 3 देश है इस ओर कैस्पियन सागर के इधर की ओर, उनका जरा मैप मैंने आपके सामने बनाया। देशों के नाम लिख रहा हूं यहां पर देखिए। यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है कजाकिस्तान। इसका नाम कहलाता है, कैस्पियन सागर से सीमा लगने वाला ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस और अजरबैजान। याद आ रहा होगा, कुछ हमने देखा था सर। शुरू के 3 मरुस्थल की तो फोटो मैंने दर्शाई थी, याद करिए, सारा, कालारी, नामी, बटाकामा, पेटागोनिया, थार, गोबी। अब हम पढ़ रहे हैं काराकुम और किजिलकुम मरुस्थल के बारे में।
ये जो यहाँ पर है, ये हम काराकोरम और किजिलकुम 8 और 90 नंबर का मरुस्थल हम देख रहे हैं। इसके लिए मैं कच्चा चिट्टा बना रहा हूं आपके पास में, देखिएगा। कैस्पियन सागर के बिल्कुल पास में इधर देश से देश का नाम कहलाता है कजाकिस्तान। यहां पर एक देश से देश का नाम कहलाता है उज्बेकिस्तान। ये देश कहलाता है तुर्कमेनिस्तान। तो आप मुझे बताएंगे इन दोनों के मध्य में झील है, उस झील का नाम क्या है? ये जो व्हाइट में दर्शाई इस झील का नाम मुझे बताइएगा, ये झील कौन सी है? और यहाँ मरुस्थलों के नाम तो मैं आपके सामने लिख ही दे रहा हूं। मरुस्थलों के नाम देखिएगा। ये जो मरुस्थल दर्शा रहा हूं, इस मरुस्थल का नाम कहलाता है काराकुम मरुस्थल। काराकुम मरुस्थल। ये मरुस्थल का नाम लिख रहा हूं किजिलकुम मरुस्थल। तो मुझे आप ये बताएं, इस वाली झील का नाम क्या है? ये कौन सी झील है, इसके बारे में आप मुझे नाम बताइएगा। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान देशों के मध्य में स्थित झील का नाम बताइए मुझे जल्दी से। पढ़ाया था या नहीं बताइए? पहले तो मुझे बताइए पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? ये टॉपिक अच्छे से याद है मुझे। और इस टॉपिक, इस झील का नाम क्या है? ये झील कौन सी झील कहलाती है? क्या कहलाएगा इस सागरिया झील का नाम? कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान देशों के मध्य में स्थित जो झील है, उस झील का नाम क्या है, जरा मुझे बताइएगा। रोहित जी थोड़ा इंतजार करिए। शुरू के 3 मरुस्थल अब निकल चुके हैं, बाद में फोटो दर्शाऊंगा। अभी यहां पर ये वाला ध्यान से पहले पढ़ लीजिए, फिर आप नहीं तो कहेंगे सर ये वाली फोटो पुनः बताएं। वो शुरुआत में, लास्ट में आपको दर्शा दूंगा, ठीक है? पहले अभी जो चल रहा है उस टॉपिक को ढंग से देखने का कृपा करें, धन्यवाद। इस झील का नाम है, जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे। सही कहा? इसका नाम क्या कहलाएगा? इसका नाम कहलाता है अराल सागरिया झील के नाम से। तो मुझे एक बात और कमेंट करके बताइए, अराल सागरिया झील में कौन कौन सी नदियां जाकर गिरती है? कौन सी नदियां गिरेगी अराल सागरिया झील में? अराल सागरिया झील में कौन कौन सी नदियां आकर गिरती है? उन नदियों के नाम बताने मुझे। अराल सागरिया झील में गिरने वाली नदियां, ये आरएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया था 4 वर्ष पहले। अराल सागर में कौन कौन सी नदियां जाकर गिरती हैं, उन नदियों के नाम बताने मुझे। 2 मरुस्थल देखे, काराकुम और यहां पर है किजिलकुम। चित्र से पता लग गया होगा काराकुम मरुस्थल कहां पर है। काराकुम मरुस्थल देखे तुर्कमेनिस्तान व कजाकिस्तान के मध्य, कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान के मध्य का मरुस्थल है, नाम कहलाता है किजिलकुम मरुस्थल। किजिलकुम मरुस्थल और काराकुम मरुस्थल किन किन देशों में? चित्र से बिल्कुल क्लियर हो गया। सही कहा आपने, कईयों ने आंसर सही दिया है। अराल सागर में जाकर गिरने वाली नदियां हैं अमू दरिया नदी और सिर दरिया नदी के नाम से। अमू दरिया व सिर दरिया नदियां। पुनः आप कहेंगे तो यहां पर एक कच्चा चिट्टा जैसा बना दूंगा। चित्र में देखिएगा आप लोग, यहां पर इधर से मैंने यहां पर एक नदी दर्शाई, इसका नाम है, और एक यहां से ऐसे नदी आती है, ये ऐसे नदी, 2 नदियां हैं। ऊपर वाली जो नदी है वो कहलाती है सिर दरिया, और इधर वाली नदी है वो कहलाती है अमू दरिया नदी। सिर दरिया व अमू दरिया नदियां इसमें जाकर गिरती है। नदी का नाम है सिर दरिया। सिर दरिया नदी, और ये वाली नदी कहलाती है अमू दरिया नदी। इतनी सारी बातें मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, याद करिए, वही बातें अब आज क्लियर होगी। ये आरएस प्री में प्रश्न पूछा गया था 4 वर्ष पहले कि अमू दरिया व सिर दरिया नदियां कौन सी झील में जाकर गिरती है। हमारा आंसर क्या होगा? अराल सागरिया झील में जाकर गिरती है। झील का नाम कहलाती है अराल सागर, नदियों का नाम है सिर दरिया और अमू दरिया नदियां। यहां पर देखिए 2 मरुस्थल है, काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान व कजाकिस्तान देशों में, और किजिलकुम मरुस्थल है कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान देशों में।
तो देखिए इनका वर्णन लिख रहा हूं मैं आपके सामने। काराकुम मरुस्थल का चित्र से क्लियर है बिल्कुल। यह मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान, व कजाकिस्तान देशों में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान व कजाकिस्तान देशों में स्थित है। ले करवा दिए मैंने टॉपिक, आप लोग बाद में जुड़े होंगे। 22 अप्रैल से बैच चल रहा है, जो बाद में जुड़े उनके बाद में जो टॉपिक आगे चलेगा चक्र की तरह। हमारा जो कोर्स चल रहा है वो ऐसे चल रहा है चक्र की तरह एकदम, यहां तक पहुंचेंगे फिर वापस यहीं से कोर्स प्रारंभ, ऐसे लगातार। आप अगर यहां से जुड़े और इधर का टॉपिक हो गया तो यहां जब आएगा फिर से वापस आपका सिलेबस हो जाएगा उसमें। तो वो हम आगे टॉपिक ये पढ़ चुके हैं, लेक वाला टॉपिक उसके अंतर्गत आया था। तो तुर्कमेनिस्तान व कजाकिस्तान देशों में फैला है मरुस्थल का नाम कहलाता है काराकुम मरुस्थल। काराकुम का तात्पर्य होता है काली रेत, तो काली रेत यहां पर पाई जाती है इस मरुस्थल के अंतर्गत। काराकुम का शाब्दिक अर्थ है काली रेत। ज्योति जी कह रहे आप मेरे सवाल का आंसर क्यों नहीं दे रहे, पूछिए अगला सवाल आपका क्या है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी का इधर लिख रहा हूं तो कई बार नहीं दे पाता हूं आंसर। पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए, मैं आंसर दे दूंगा। बताइएगा जरा क्या आंसर। तो यह मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान देशों में स्थित है। काराकुम का शाब्दिक अर्थ काली रेत होता है। काराकुम का शाब्दिक अर्थ काली रेत होता है। तो काली रेत यहां पर पाई जाती है, उसके लिए प्रसिद्ध है मरुस्थल, नाम कहलाता है काराकुम का मरुस्थल। और यह मरुस्थल पहला देखिए किजिलकुम कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान देशों के अंतर्गत। किजिलकुम का शाब्दिक अर्थ होता है लाल रेत, तो यहां पर लाल रेत पाई जाती है, यहां पर काली रेत पाई जाती है, तो लाल रेत होता है किजिलकुम का शाब्दिक अर्थ होता है। यह मरुस्थल कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान देशों में फैला है। एक तरफ देश देखिए कजाकिस्तान, दूसरी तरफ उज्बेकिस्तान, यहां पर फैला है। ज्योग्राफी लेक्चर के लिए आपके नोट बहुत है या बुक भी पढ़नी पड़ेगी। देखिए बुक तो हमेशा, कोई भी आप सिलेबस पढ़ लीजिए, आपको हमेशा बुक तो उसके लिए पढ़नी चाहिए। ठीक है, हमने बेसिक बातें, इंपॉर्टेंट बातें, काफी सारा सिलेबस कवर कर लिया, लेकिन एक किताब पढ़ते हैं तो उससे हमारा पूरा एक ब्रॉड व्यू बनता है और चीजें समझने में आसानी रहती है। तो बुक तो हमेशा ही पढ़ना चाहिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बुक आपको जरूर पढ़ना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं मेरा पढ़ाया हुआ यहाँ पर काफी कुछ कवर हो जा रहा है, एग्जाम में आपको लगभग अच्छा मिलेगा, क्वेश्चन यहाँ पर सारे मिल जाएंगे लगभग, लेकिन फिर भी किताब पढ़ने से हमारा एक अच्छा व्यू तैयार होता है, पूरा 360 डिग्री व्यू तैयार हो पाता है। तो उसके लिए कुछ अर्थात आपको किताब भी पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, तो नाम कहलाता है यहां पर देखिए किजिलकुम मरुस्थल। यह मरुस्थल कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान देशों में फैला है। और किजिलकुम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लाल रेत होता है, लाल रेत। हो गया यहां तक नोट? चित्र हमने बनाया यहां पर देखें, किजिलकुम, काराकुम मरुस्थल, अराल सागर, कैस्पियन सागर, और इधर की ओर था सिरदरिया नदी, अमुदरिया नदी।
किजिल कुंभ का शाब्दिक अर्थ लाल रेत होता है। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में भेड़ व ऊंट पालन मुख्य आर्थिक क्रिया है। किजिल कुंभ मरुस्थल की मुख्य आर्थिक क्रिया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है सर। इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बुक सजेस्ट करिए, कौन सी बेस्ट है। तो कल एक बार फिर से आपके सामने कुछ बुक पे चर्चा कर दूंगा। पहले वैसे मैंने जब बैच शुरुआत हुई थी तो बुक्स के बारे में बताया था मैं डिटेल से। आज मेरा झील टॉपिक हो जाने दीजिए, कल जब मैं आऊं तो आते ही मुझे आप याद दिला दीजिएगा बुक्स के बारे में, आते ही मैं आपके सामने चर्चा कर दूंगा। थोड़ा समय लगेगा मुझे 5-7 मिनट का, तो उस समय मैं शुरुआत में चर्चा कर दूंगा, बीच में भी रिदम नहीं तोड़ूंगा। कल आते ही आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, सामने मैं आपको जरूर बता दूंगा बुक के बारे में, ठीक है। कई जने पूछ रहे हैं बुक के बारे में, तो जरूर मैं चर्चा कर दूंगा। बुक जो आप पूछ रहे हैं कल मुझे आते ही याद दिलाइएगा, मैं जरूर चर्चा कर दूंगा। सारा बेसिक से बातें बता दूंगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है कम पढ़ना है ज्यादा पढ़ना है कितना पढ़ना है, सारे मुद्दों पर मैं आपके सामने चर्चा कर दूंगा। कल करूं या नहीं, पहले तो ये बताइए सारे जने कमेंट करके, कल बुक्स के बारे में चर्चा करूं या नहीं। आप कहेंगे तो जरूर करूंगा मैं चर्चा आपके साथ में। और चलिए कल मैं आपके सामने बुक्स की कुछ फोटोज भी लेके आऊंगा, बुक्स ही ले आऊंगा मैं आपके सामने। ये वाली बुक्स पढ़नी चाहिए, ये नहीं पढ़नी चाहिए, सारी मैं आपके सामने ले आऊंगा। आप कहें तो कल चर्चा कर दूं, बताइए। कोई बात नहीं, बाद में आए चाहे पहले वाले भी है, सामने मैं बुक्स भी ले आऊंगा कल आपके सामने, बुक्स भी दिखाऊंगा। आप कहेंगे तो मैं बुक्स के बारे में चर्चा कर दूंगा। बताइए कमेंट करके जल्दी से, कल बुक्स के बारे में थोड़ा 10 मिनट चर्चा करूं या नहीं। तो ये हमने मरुस्थल पढ़े थे, याद करिए। किजिल कुंभ मरुस्थल, काराकोरम मरुस्थल, सारा, कालारी, नामी, बटाकामा, पेटागोनिया, थार, गोबी, काराकोरम, किजिल कुंभ। अभी तक हमने ये मरुस्थल पढ़े। तकला मकान का मरुस्थल, देखिए तकला मकान का मरुस्थल है, चीन देश में आता है। केवल लोकेशन याद करनी है, बाकी इसमें कुछ खास बात नहीं है, कई बार केवल नाम ही याद करना है। तकला मकान का मरुस्थल कहां पर है, चीन देश के अंतर्गत स्थित है। कर दूं कल फोटो भी दिखाऊं या नहीं बुक्स की, बताइए यहां पर लाकर। अच्छी बुक्स कौन सी आपको पढ़नी चाहिए, सारी वो बातें चर्चा कर दूंगा कल जब मैं आऊंगा आपके बारे में। 10 मिनट आपके सामने चर्चा कर दूंगा, ठीक है। हाँ, भारत, विश्व, मानव, पर्यावरण, सबके बारे में चर्चा कर दूंगा। कौन सी बुक लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, सारी चर्चा मैं आपके सामने कर दूंगा, ठीक है। जरूर करूंगा, पक्का प्रॉमिस, याद रखिए। देखिए तकला मकान का मरुस्थल है, चीन देश में स्थित है। मरुस्थल का नाम कहलाता है तकला मकान का मरुस्थल। नाम याद करना है, केवल लोकेशन महत्वपूर्ण है। यह मरुस्थल चीन देश में स्थित है। लोकेशन याद करनी है, केवल चीन देश में स्थित है। जरूर मैं कल फोटो भी आपको दिखाऊंगा, बुक्स वगैरह की कौन सी है, कितनी इंपॉर्टेंट है। कल समझ लीजिए मैं भी झोला भरकर किताबें लेके आऊंगा, कई सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है आपके सामने, सारी लाकर एक एक करके आपको दिखाऊंगा। ये जो मैं भी जिन बुक से पढ़ रहा हूँ, रेफरेंस ले रहा हूँ, वो सारी बुक्स आपके सामने रखूंगा कल, ठीक है। पक्का मैं कल बुक्स के बारे में जरूर चर्चा करूंगा। सर आप एसएससी उत्कर्ष चैनल पर भी आइए, अभी मेरी आवश्यकता नहीं है उसमें, आप पढ़िए आराम से, मुझे आप यहीं पर सुनिए, अच्छा है। ठीक है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, समय हो रहा है, पहली बार पढ़ रहे हैं आप,
कोचिंग पहली बार कर रहे हैं, लाइव पहली बार सुन रहे हैं, उनको भी जरा गाइडलाइन दूंगा कहां से शुरुआत करें, आप कैसे करें, कौन सी बुक्स पहले पढ़नी चाहिए, कौन सी बाद में पढ़नी चाहिए, सारे के बारे में मैं आपके सामने कल चर्चा कर दूंगा। ठीक है, पक्का मैं आपके सामने कल जरूर चर्चा करूंगा। आज समय हो गया, कल आएंगे, यहीं से प्रारंभ करेंगे और बुक्स के बारे में डिटेल से बता दूंगा। फिर बुक्स के बारे में आपकी जागरूकता शांत हो जाएगी, इतना काफी होगा। तो कल हम जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।